हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिलीप गुप्ता और आज से मैं आपका सेकेंड पेपर शुरू करने जा रहा हूँ इंडियन ज्योग्राफी में। देखिए, आपको नोट डेली हम कंटेंट देंगे, मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे आपको ऑनलाइन। तो आपको वीडियो क्लासेस भी मिलेगी और आपको मटेरियल भी मिलेगा। तो जो भी हम आपको क्लास बताएं आपको उसको सुनना है और इसके अलावा आपको जो भी हम मटेरियल देंगे उसके आपसे नोट्स बनाने हैं। ठीक है। तो आज सबसे पहले मैं इंडियन ज्योग्राफी आपका पेपर नंबर सेकंड है और इसमें मैं आपको बता रहा हूँ आपका सिलेबस। तो देखिए काफ़ी बड़ा सिलेबस है इसका, है ना। तो देखिए आपका जो सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेक्शन ए में, सेक्शन बी में और सेक्शन सी में। तो आपका जो सेक्शन ए है उसमें है इंडिया इन द कंटेक्स्ट ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि भारत की दक्षिण और दक्षिण एशिया के संदर्भ में स्थिति कैसी है, मतलब भारत की स्थिति जो है ये कैसी है। यहाँ पे टॉपिक है, इन टॉपिक को ऊपर आपका क्वेश्चंस बनेगा पेपर में और इन्हीं टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चंस जो है वो पूछ करके बताया जाएगा कि आप कैसे इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। तो ये आपके अलग अलग टॉपिक हैं। तो ये आपका पहला टॉपिक है सेक्शन ए का कि भारत की दक्षिण और दक्षिण एशिया के संदर्भ में स्थिति। दूसरा है आपका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि भूगोलिक संरचना, है ना। भूगोलिक संरचना कैसी, किससे बनाया, मतलब कौन कौन से पदार्थ हैं, पहाड़ कैसे, पर्वत कैसे, चट्टान कौन कौन सी है ना। इसके बाद है फिजियोग्राफिक डिवीजन, यानी भौमिक आकृति की जो इसका विभाजन है ना। जैसे आपको पता होगा फिजियोग्राफी, जैसे भारत को कितने भागों में बांटा गया है, 4 पार्टों में, 5 पार्टों में, मैदान में, पर्वतों में, पठारों में, तो वो सब इसमें हम पढ़ेंगे। इसके बाद है क्लाइमेट, यानी जलवायु, यानी भारत की जलवायु कैसी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सीजन्स यानी मौसम, कैसे मौसम पड़ते हैं यहाँ पर, ऋतुएं कौन सी हैं। मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून, मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून यानी भारतीय मानसून की क्रियाविधि, यानी भारतीय मानसून कैसे पैदा होता है, कैसे आता है और इसकी क्या क्या सारी की सारी मैकेनिज्म है वो हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद है मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स, यानी कि भारत के जो प्रमुख जलवायु प्रदेश हैं हम उनको बारे में पढ़ेंगे। जैसे पोपेन के अनुसार है भारत की जलवायु में डिवाइड किया उन्होंने, थानवेट ने किया है, कई सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने भारत की जलवायु को कई जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। तो उसमें से कुछ मुख्य हैं जिनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद भारत की वनस्पति वेजिटेशन, मेजर सॉइल्स एंड रीजन, इसके अलावा जो भारत की प्रमुख मृदाएं हैं, मिट्टी समूह, है ना, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ड्रेनेज सिस्टम यानी कि अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम यानी जो नदियां हैं हमारे यहाँ पर, है ना। आपको पता ही होगा हमारे यहाँ पर इंडिया में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो अपवाह तंत्र है ना। और एक तो गंगा नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है और दक्षिणी की नदी तंत्र है ना। तो ये नदियों के तंत्रों के बारे में हम पढ़ेंगे, नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद है वाटर रिसोर्स एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। वाटर रिसोर्स मतलब आपके जल संसाधन, है ना। तो जल संसाधन क्या है, क्या महत्व, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और इरिगेशन प्रोजेक्ट यानी कि सिंचाई परियोजना। तो हमारे यहाँ देखिए बहुत सारी सिंचाई परियोजना, जैसे भाखड़ा नागल डैम है ना, कई सारे जो बहुत जैसी सिंचाई परियोजनाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो नहरें निकाली जाती हैं, ट्यूबवेल्स हैं, है ना, कुएँ, नलकूप हैं, सिंचाई की क्या स्थिति है देश में, तो ये सब इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद फॉरेस्ट, जंगल यानी कि वन, है ना। मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, इसके बाद आपके मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज हैं। मिनरल्स मतलब खनिज लवण है ना, और आपके ऊर्जा संसाधन है। पावर रिसोर्सेज जैसे क्या है, कोयला है, ऊर्जा जिससे मिलती है हमको, जल विद्युत शक्ति है ना। और ऊर्जा के जो नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधन है ना, जो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे क्या है, हवा से जो बिजली बन रही है आज, और पन बिजली बन रही है पानी से, है ना। इसके अलावा सौर ऊर्जा से बिजली बन रही है, तो ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। देयर यूटिलाइजेशन पॉलिसी, इनका जो उपयोगिता है उसके बारे में हम इसके पढ़ेंगे। नीतियाँ क्या है, इसकी उपयोगिता नीतियाँ क्या है। एंड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज, यानी इनको बचाने की, इनको संरक्षण करने की क्या तरीके हैं हमारे पास, तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे इस बारे में। इसके बाद देखिए आपका सेक्शन नंबर बी है। इसमें क्या है आपका एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी, यानी कि कृषि प्रकारिकी। इसमें हम कृषि प्रकारिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये आपको मैं टॉपिक पर ही बताऊंगा क्या है ये। इसके बाद मेजर क्रॉप्स है, जैसे गेहूँ है, चावल हो गया, है ना, मक्का है। चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ क्रॉप्स, यानी फसलों के बदलने के प्रतिरूप क्या है। जैसे कभी कभी फसल चक्र होता है ना, कि जैसे कभी क्या होता है, कभी गेहूँ बोते हैं, उसके बाद खरीफ की फसलें होती हैं, फिर रबी की आ जाती हैं। तो ये वही पैटर्न है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एग्रीकल्चरल ग्रोथ ड्यूरिंग प्लांट पीरियड एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, एग्रीकल्चरल ग्रोथ ड्यूरिंग प्लांट पीरियड, इसका मतलब है
कि जो पंचवर्षीय योजना बनी थी उस दौरान भारत में कृषि क्षेत्र में क्या वृद्धि हुई थी, तो उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद है हरित क्रांति, आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन, है ना। तो हरित क्रांति इसके बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि भारत जो है हरित क्रांति में से ही आत्मनिर्भर हो पाया है। इसके बाद है लाइव स्टॉक रिसोर्सेज। लाइव स्टॉक मतलब होता है पशु संसाधन, जो हमारे पालतू पशु होते हैं, जैसे गाय, बैल, ऊँट, खच्चर, है ना, बकरियाँ हैं, ये सब ना। एंड जेड और उनके विकास है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके बाद हम पढ़ेंगे औद्योगिक विकास के बारे में, औद्योगिक वृद्धि और विकास के बारे में। इसके बाद है इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन विद रेफरेंस टू आयरन एंड स्टील। अब हमें क्या है, जो कुछ प्रमुख उद्योग हैं उनकी स्थिति का अध्ययन भी करना है ना, उनके स्थानीयकरण के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कारक हैं, है ना, कि क्यों वहाँ पर स्थापित किया, जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, आयरन एंड स्टील, इसे क्यों स्थापित किया था, कहाँ पर स्थापित किया था। कॉटन टेक्सटाइल है, सूती वस्त्र उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, केमिकल इंडस्ट्रीज है ना, जो रसायन उद्योग है हमारा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इनके लिए स्थापित करने के लिए क्या आदर्श रसायन होनी चाहिए और किस जगह पर इनको स्थापित करना चाहिए। इसके बाद है हमारा इंडस्ट्रियल रीजन्स, तो औद्योगिक प्रदेश, जैसे क्या है इंडिया में आपको पता ही है, हमें भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर उद्योग स्थापित है, जैसे कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश है, मुंबई औद्योगिक प्रदेश है ना। तो ये इन औद्योगिक प्रदेशों के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे कि कैसे एक औद्योगिक क्षेत्र मतलब होता है, कई सारे उद्योग विकसित हो जाते हैं, एक ही स्थान पर कई सारे उद्योगों का जमघट हमें देखने को मिलता है, तो वो इसमें हम पढ़ेंगे। इसके बाद है पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या का वितरण है, प्रॉब्लम्स है, जनसंख्या की समस्या है, क्या क्या है, समस्याएं बहुत सारी है ना, जैसे स्वच्छ भूमि और स्वच्छ जल की समस्या है, तो ये जनसंख्या बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम्स जो हो गई हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पॉलिसी नीतियाँ क्या क्या है जनसंख्या की, है ना, जनसंख्या नीति आपको पता ही है गवर्नमेंट बनाती है ना। ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, देखिए इसमें क्या है कि अर्बनाइजेशन का ट्रेंड क्या है, नगरीकरण का प्रचलन कैसा है, ट्रेंड्स कैसा चल रहा है, मतलब नगरीकरण कैसा चल रहा है देश में हमारे में। आपको तो पता है कि आज भी हमारे देश में 70% जनसंख्या गाँव में रहती है, और जो 30% जनसंख्या 31% है वही केवल नगरों में निवास करती है। एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसके बाद हम पढ़ेंगे मानव संसाधन विकास। भाई मानव भी तो एक संसाधन है, भाई मानव भी नहीं होगा तो सब चीज़ बेकार है, तो मानव को भी एक संसाधन माना गया है। कैसे माना गया है, जैसे पढ़े लिखे, ज़्यादा पढ़े लिखे जो स्किल्ड होते हैं, लोग होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉलेजफुल होते हैं, तो वो क्या होता है किसी देश के लिए संपत्ति का ही तो काम करते हैं वो, है ना। इसके बाद है आपका सेक्शन नंबर सी देखिए। इसके बाद है रीजनल डिस्पैरिटीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके बाद क्या है, यानी कि प्रादेशिक असमानताएं और आर्थिक विकास, यानी कि हमारे देश में क्या प्रादेशिक असमानता है, जैसे क्या है कोई क्षेत्र तो बहुत उन्नत हो गया है, विकसित हो गया है, परंतु कुछ क्षेत्र आज भी देश में ऐसे हैं जो काफ़ी पिछड़े हैं, जैसे झारखंड ना, झारखंड में आज भी आदिवासी लोग वहाँ पर जो है बेसिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो भी नहीं मिल पाती उन लोगों को, है ना। तो ये क्या है असमानता है हमारे देश में, तो हम इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। इसके बाद है प्लानिंग एंड इकोनॉमिक रीजन्स ऑफ इंडिया। इसके बाद है भारत के नियोजन और आर्थिक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। नियोजन आर्थिक प्रदेश क्या होते हैं, है ना, जैसे कुछ क्षेत्र होते हैं देश में जहाँ पर आर्थिक विकास बहुत ज़्यादा होता है ना, या फिर कुछ क्षेत्रों में क्या है आर्थिक विकास में कुछ विशेष कार्य चलते रहते हैं, तो उनको हम इकोनॉमिक रीजन्स या आर्थिक प्रदेश कहते हैं। इसके बाद है मल्टी लेवल प्लानिंग, जो इसके बाद जो मल्टी लेवल प्लानिंग मतलब कई प्रकार की जो प्लानिंग हम कैसे करते हैं ना, कि कैसे मतलब देश को विकसित कर सकते हैं, तो वही इसमें हम नियोजन के बारे में पढ़िए। या मल्टी लेवल प्लानिंग होता है क्योंकि हमें शहरों में विकास किया जाता है। प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ लिंकिंग ऑफ रिवर्स, ये देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी करंट में भी रहता है आपका मुद्दा, कि क्या नदियों को जोड़ने की क्या समस्याएं हैं, है ना, और उसके क्या आधार जो है, तो मतलब क्या नदियों को जोड़ने से क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस नदियों को जोड़ने की कवायद चल रही है ना देश में, कि उत्तर की नदियों में पानी ज़्यादा रहता है, दक्षिणी नदियों में पानी कम हो जाता है, तो जोड़ देने से क्या होगा कि जहाँ पर पानी अधिकता है वो कम क्षेत्रों वाले पानी में भेजा जा सकेगा, तो इसलिए नदियों को जोड़ने की जो कवायद चल रही है वो भी इसमें है, ठीक है, तो वही मुद्दा हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद है इन्वायरमेंटल इश्यूज इन इंडिया, भारत के जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं उनके बारे में, इश्यूज के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट, इसके बाद हमारा क्या है यातायात, जिसमें हम किस चीज़ को पढ़ेंगे, रेल यातायात, सड़क यातायात, वायु यातायात और जल यातायात, है ना। इसके बाद है फॉरेन ट्रेड, यानी कि विदेशी व्यापार, हमारा विदेशी व्यापार कैसा किन किन देशों से होता है, लॉस में है कि हम प्रॉफिट में है, लाभ में है, घाटे में है, और किन किन देशों से हम व्यापार करते हैं, किसके साथ हमारा व्यापार है, व्यापार के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं, क्या क्या दशाएं हैं, चैलेंजेस क्या हैं, समस्याएं क्या हैं और इनके आधार क्या, तो बेसिक चीज़ों को उनके बारे में
पढ़ेंगे। तो ये आपका सिलेबस है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये आपका सिलेबस है, आप इसको वीडियो में अध्ययन भी कर सकते हो। ओके, तो मेरा यही था।